हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एमएचडी वन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट वन इकाई वन के क्वेश्चन को ही डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमारा इकाई वन ही चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये आपके पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, तो हम यूनिट वाइज सारे पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। देन जो रिमेनिंग क्वेश्चन हो जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। जो पीवाईक्यू में नहीं आए हैं बट फिर भी आने की उम्मीद है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा यूनिट वन इकाई वन है, जिसमें क्वेश्चन है आपका पृथ्वीराज रासो नाटक के काव्य रूप पर प्रकाश डालिए। अब हम देखिए, ये तो हमने किया ही है बाकी वीडियो में भी भूमिका कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य की वीर गाथा परंपरा का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई हैं। यह ग्रंथ मुख्यतः अजमेर और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के जीवन, युद्धों, वीरता और प्रेम कथा के बारे में हमें बताता है, ठीक है। 2-3 पॉइंट है जो आपको कोई भी पृथ्वीराज रासो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो भूमिका में आपको यही लिखना है। पहला कि वीर गाथा परंपरा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रचयिता आपको याद होने चाहिए चंद्रबरदाई है, और यह मुख्यतः अजमेर और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया गया, जिसमें उनके जीवन के बारे में, उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, वीरता और उनका प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो के काव्य रूप का विवेचन करते समय इसके महाकाव्यात्मक स्वरूप, भाषा शैली, रस, छंद तथा वर्णनशैली पर भी विचार करना आवश्यक है, ठीक है। चलिए, पृथ्वीराज रासो के काव्य रूप का विवेचन करेंगे। अब हम इसके सारे पॉइंट्स को हम देखेंगे। पहला है महाकाव्यात्मक स्वरूप, कि पृथ्वीराज रासो का जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, ठीक है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है इसे। इसमें महाकाव्य की प्रमुख लक्षण विद्यमान है, इसलिए हम इसे महाकाव्यात्मक स्वरूप कहते हैं। क्या क्या है कि महान नायक है, इसमें व्यापक कथा वस्तु है, युद्ध, राजनीति और प्रेम का समावेश है, राष्ट्रीय चेतना के बारे में बताया गया, उनकी वीरता के बारे में बताया गया, अनेक प्रसंगों के बारे में बताया गया है, पात्रों का विस्तार है। ग्रंथ में पृथ्वीराज के जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं का भी वर्णन देखने को मिलता है। इस प्रकार इसका कथानक विस्तृत और प्रबंधात्मक है, इसलिए इसे हमने क्या बोला है, महाकाव्यात्मक स्वरूप, और इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है क्योंकि इसमें सारे गुण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। इसे वीर रस की प्रधानता, इस काव्य में वीर रस प्रमुख है आपका, ठीक है। युद्ध वर्णन, शौर्य प्रदर्शन, रण कौशल तथा शत्रु विजय के प्रसंग अत्यंत यहाँ पे प्रभावशाली देखने को मिले हैं। पृथ्वीराज को आदर्श वीर पराक्रमी और स्वाभिमानी राजा के रूप में हमें इसमें देखने को, पृथ्वीराज रासो में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद युद्ध प्रसंगों में ओजपूर्ण भाषा, मतलब जो उत्साह वीरता से भरा हो, ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है। उदाहरणतः युद्धों का वर्णन पाठक में उत्साह और वीरता का संचार करता है। इसमें श्रृंगार रस का फिर समावेश है कि यद्यपि वीर रस तो प्रधान है, फिर भी संयोगिता और पृथ्वीराज की जो प्रेम कथा के बारे में बताया गया है, यहाँ पृथ्वीराज और संयोगिता की जो प्रेम कथा के बारे में बताया गया, इसमें श्रृंगार रस का सुंदर चित्रण मिलता है, ठीक है। प्रेम कथा में आपको श्रृंगार रस देखने को मिलता है। संयोगिता हरण प्रसंग जो है इसमें अत्यंत प्रसिद्ध है, इसमें प्रेम, सौंदर्य और भावुकता का चित्रण हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार काव्य में वीर और श्रृंगार रस दोनों का संतुलित समन्वय हमें दिखाई देता है। भाषा और शैली मैंने आपको बताया था डिंगल और पिंगल वाला, तो सेम इसमें पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल तथा पारंपरिक राजस्थानी हिंदी इसमें मिश्रित है। कहीं कहीं पे ब्रज भाषा भ्रंश हमें देखने को मिलती है, कहीं पे लोक भाषा के शब्द भी मिलते हैं। भाषा ओजपूर्ण है, प्रभावशाली है, युद्ध वर्णन के अनुकूल है, ठीक है। बाकी ओजपूर्ण, प्रभावशाली, ये सब आपको मैंने बता ही चुकी हूँ पिछले वीडियोस में। अब देखिए इस शैली की प्रमुख विशेषता क्या है कि वर्णात्मक है, ठीक है, वर्णात्मक है एंड अतिशयोक्ति है, अलंकारों का प्रयोग किया गया है, संवाद शैली है, लोक जीवन की भी हमें इसमें झलक देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे छंद योजना की। इस ग्रंथ में आपको विविध छंदों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे दोहा, चौपाई, छप्पे, सौठा आदि। छंदों की विविधता काव्य को क्या देखने को संगीतात्मक और प्रभावशाली बनाती है। विशेषतः युद्ध प्रसंगों में छप्पे छंद अत्यंत प्रभावशाली हैं। ये सब चीज़ें छप्पे वगैरह मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखे हैं इनके मतलब, ठीक है। ऐतिहासिकता और कल्पना, पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है, किंतु इसमें कवि ने कल्पना और अतिशयोक्ति का भरपूर
प्रयोग किया। अतिशयोक्ति मतलब उसे बढ़ा चढ़ा के बोला है, इसलिए इसे पूर्णतः इतिहास ना मानकर साहित्यिक महाकाव्य के रूप में भी अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, कि इसे साहित्यिक महाकाव्य के रूप में भी इसलिए महत्व दिया गया है, पूरी तरीके से इतिहास नहीं माना गया, क्योंकि इसमें बढ़ा चढ़ा के भी बातें की गई है। लोक गाथात्मक तत्व, इस काव्य में लोक गाथा की शैली भी हमें दिखाई देती है। वीरों की प्रशंसा, युद्ध कथाएं और जनश्रुतियों का समावेश इसे लोक परंपरा से जोड़ता है। इसी कारण ये लंबे समय तक जनमानस में लोकप्रिय रहा है। अब देखिए, अतः कहा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य की वीर गाथा परंपरा का प्रतिनिधि महाकाव्य। इसमें वीरता, प्रेम, राष्ट्र भावना और लोक जीवन का सुंदर समन्वय हमें देखने को मिलता है। इसकी भाषा, शैली, रस और छंद योजना इसे साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाते हैं। यद्यपि इसमें ऐतिहासिक तथ्यों की अपेक्षा कल्पना अधिक है, फिर भी हिंदी साहित्य के विकास में इसका स्थान अत्यंत गौरवपूर्ण है। ठीक है, आपको आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, ये वीडियो आपकी यहीं पे ख़त्म होती है। इसी के साथ आपका यूनिट 1, मोस्टली आपके यूनिट वन के इकाई 1 के क्वेश्चंस आपके ख़त्म होते हैं। ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।